गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे एक्सक्रीशन से रिलेटेड। जो चैप्टर एक्सक्रीशन था उससे जो सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं बहुत बार हमारे टीचिंग एग्जाम्स में, जैसे डी प्लस में, के वी एस, एन वी एस में। एंड दे आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स लाइक टीचिंग एग्जाम्स, पर ये मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हैं बहुत बार यूपीएमटी जो हमारे स्टेट लेवल के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन जो लोअर लेवल के मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू गो थ्रू इट एंड दे आर नॉट, यू कैन नॉट लर्न दिस क्वेश्चंस ओनली फॉर द बेसिस ऑफ कि हम टीचिंग के पर्पज से हम इन सबको लर्न करें। आप इसको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ भी यूज़फुल कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आज हम सीटेट से रिगार्डिंग, जैसे हमें पता है कि सीटेट का एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं सीटेट से रिगार्डिंग। And they are very important questions and they are selective most important question for seated exams. And I think अगर आप इन questions को करके जाएंगे तो शायद कुछ एक help होगी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए for all the people who are going to appear in that exams. तो चलिए हम कुछ important questions करते हैं seated से regarding. देखिए, फॉर द सीटेड एग्जाम्स द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे पेडागॉजी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यही जो पेडागॉजी के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, किसी न किसी एग्जाम्स में, ये वही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम इन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो सीटेड के एग्जाम से पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। As for NCF 2005, main goal of mathematics, very important questions कि अगर NCF के अकॉर्डिंग NCF 2005 का जो मेन गोल था उसका मकसद क्या था कि मैथमेटिक्स का जो NCF मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स जो NCF 2005 था उसका मेन गोल क्या था, मैथमेटिक्स का क्या गोल थे उसके, किस हिसाब से उसका मतलब क्या था, उसका मेन मकसद क्या था, उसका क्या स्ट्रैटेजी थी कि क्या उसमें एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए बच्चों के प्रति, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने उसमें डाली थी। तो उनका मेन क्या था मकसद, उनका मेन मकसद था कि मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट्स, मीन्स टोटली मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट्स। मतलब यू शुड, जो भी हम बच्चा कर रहा है दैट शुड बी, वो अपने दिमाग का यूज़ करके अपनी मतलब पूरा मतलब लॉजिकली मतलब उस चीज़ को समझ के, मतलब ही शुड नॉट डू मैथ्स की मतलब इन द फॉर्म ऑफ रट्टा, या जैसे मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल बस लिख दिया बस हो गया है, कि जैसे रूल लर्न कर लिए हैं या कुछ जो भी उनके फॉर्मूलेज वगैरह हैं, बट इट शुड बी, यू शुड मैथमेटाइज अ चाइल्ड थॉट। तो ये उसका मेन एम था जो NCF 2005 था, जो NCF 2005 था उसमें जो मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स उसमें क्या था कि टू मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट्स। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस NCF के ऊपर जो होते हैं एक दो क्वेश्चंस तो सीटेट के एग्जाम से पूछा गया है बहुत बार एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाइल्ड्स के थॉट है उसको मैथमेटाइज करना, ये उसका मेन स्ट्रैटेजी थी NCF 2005 की। Fuels having maximum calorific value. Calorific value is kind of means when a 1 gram of food can survive. Calorific value का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। Calorific value का मतलब होता है, calorific value means when 1 gram of a fuel is being burned, the heat produced from 1 gram of fuel, जो भी heat produce होती है 1 gram of fuel जब burned होता है तो उसे हम कहते हैं in the excess amount of oxygen। मतलब जब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न होता है इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किसी चीज़ को जलने में। तो जब कोई 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज अ कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, एलपीजी की होती है। एलपीजी की क्या होती है, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू इज ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। और बहुत बार इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसके ऊपर एलपीजी के ऊपर कि बताइए ऐसी कौन सी दो गैस होती है जो खाने में यूज होती है एलपीजी गैस में, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। परसेंटेज भी बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम से कि बताइए किसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, प्रोपेन की ज़्यादा होती है कि ब्यूटेन की ज़्यादा होती है। आपसे ये दोनों गैसेस बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में, कौन सी जो एलपीजी जो हम यूज में गैसेज होती हैं वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन होती है, एंड हाइस्ट कलरफुल वैल्यू भी किसकी होती है, एलपीजी की होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज डायरेक्ट यूज, मेमोरी इज अ डायरेक्ट यूज व्हाट वी लर्न। मतलब ये किसने कहा था कि जो मेमोरी क्या होती है, जो भी हम चीज़ याद करते हैं, जो हम याद करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ हम याद कर रहे हैं, जैसे हमने कोई चीज़ लर्न करी अपने माइंड में फीड कर ली,
तो वही हमारी मेमोरी बन जाती है। तो ये किसने कहा था कि मेमोरी इज़ अ डायरेक्ट यूज़। मेमोरी क्या है? यूज़ है जो कुछ हम लर्न करते हैं। दैट इज़ वर्ड्सवर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंटिस्ट के नाम भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि देखिए थ्योरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉट ओनली द वर्ड्सवर्थ थ्योरी, बट किसने कौन सी थ्योरी दी थी, किसने कौन सी स्टेटमेंट दी थी। तो ये सीटेट के पेपर में 1-2 क्वेश्चंस के बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम से कि बताइए कि किसने ये थ्योरी दी थी, किसने ये स्टेटमेंट दी थी। तो ये आप प्लीज़ ये स्टेटमेंट्स एंड थ्योरी ज़रूर करके जाएँ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थॉर्नडाइक थ्योरी किसने दी थी, ये लॉ ऑफ लर्निंग्स किसने दिए थे, लॉ ऑफ लर्निंग हो गया एंड मल्टीपल कंडीशन थ्योरी किसने दी थी। तो थ्योरीज के ऊपर बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देख के जाए। तो मेमोरी डायरेक्ट यूज व्हाट वी लर्न, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रायल एंड एरर, हम गलती करते हैं सीखते हैं, गलती करते हैं बार बार ट्रायल करते हैं, उसको हम गलतियां करते हैं उसे सीखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड किसी ने थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था किसने, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड लॉज ऑफ लर्निंग भी किसने दिए थे, दैट इज थॉर्नडाइक ने ही दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, ट्रायल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल एरर किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। Bayes reagent is also known as Bayes reagent, और किस नाम से जाना जाता है उसे पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। Bayes reagent is also known as a potassium permanganate. Bayes reagent का और क्या किस नाम से आते हैं, it's a alkaline, we can say that dilute alkaline in potassium permanganate भी कहते हैं, dilute potassium permanganate भी कहते हैं। Emotional aspects fall under, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे वी कैन से दैट कि हमने पढ़े थे कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें से जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होता है वो किसके अंदर लाई करता है, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर। तो इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ, जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट्स होता है वो किसके अंदर फॉल करता है, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर फॉल करता है। द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉल अंडर द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, इट फॉल्स अंडर किसके एस्पेक्ट, अफेक्टिव AFECTEIA डोमेन के अंदर फॉल करता है। थिंकिंग इज एसेंशियली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, जो कुछ हम सोचते हैं वो क्या है, कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। थिंकिंग क्या होती है, एक क्या होती है, इज एसेंशियली, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इट्स अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। वो एक क्या होती है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, दैट इज थिंकिंग इज एसेंशियली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज क्रिएटिविटी। Which of the following is not the characteristics of the कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि क्रिएटिविटी, देखिए हमें पता है क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जब हम कोई नई चीज़ करते हैं, दैट इज हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा नई सोच रखता है, कोई नई चीज़ बनाता है या नई थिंकिंग करता है, तो उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी होती है उसकी टू डू समथिंग न्यू। लेकिन अगर कंसिस्टेंट मतलब कोई एक जैसी चीज़ करेगा, कोई एक बच्चा अगर वही चीज़ दोबारा करेगा या उसी चीज़ को रिपीट करेगा, तो वो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं कहलाती। तो क्रिएटिविटी का कौन सा पार्ट नहीं होती, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब ही अपने आप में एक नई चीज़ होता है, टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू डेवलप न्यू थिंग्स, टू डिज़ाइन न्यू थिंग्स। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि एक नई चीज़ को, सोच को उत्पन्न करना। तो जब अगर वो कंसिस्टेंसी होगी, एक जैसी कोई चीज़ होगी, तो कभी भी क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आ सकती। तो थिंकिंग क्या होती है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज क्रिएटिविटी। कंसिस्टेंसी किस, क्रिएटिविटी का कौन सा कोई पार्ट, कंसिस्टेंसी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। कंसिस्टेंसी नहीं होती क्रिएटिविटी। ये हो सकता है कि नई चीज़ हो सकती है, नई सोच हो सकती है, एंड बहुत ही मतलब इसमें से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके, लेकिन वो कभी एक कंसिस्टेंसी के अंदर नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती क्रिएटिविटी के अंदर। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज। डेवलपमेंट होता है वो हमसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, ये हमारा प्री चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, ये पोस्ट चाइल्डहुड से होता है, ये फ्रॉम द इन्फेंसी होता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि फ्रॉम द कंसेप्शन, प्री नेटल पीरियड से, प्री नेटल स्टेज मीन्स फ्रॉम द कंसेप्शन, जब से एक मदर किसी बच्चे को कंसीव करती है और डेथ तक, जब तक वो इंसान मर नहीं जाता तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो डेवलपमेंट कीप्स ऑन डेवलपिंग फ्रॉम द कंसिस्टेंसी टू द, जब से वो मतलब फ्रॉम द कंसेप्शन टू द प्रीनेटल स्टेज, फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज से ही होना उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज प्रीनेटल स्टेज। मतलब वो कंसीव करने से ही, एक मदर जब से कंसीव कर लेती है किसी बच्चे को, तब से ही वो स्टार्ट हो जाता है उसका डेवलपमेंट होना। हार्डवेयर
अप्रोच बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग, हार्डवेयर अप्रोच मतलब इसमें हम कोई बाहर की चीज़ें कर रहे हैं, आउटपुट मतलब आउटवर्ड्स दैट इज इंजीनियर। तो जो आउटपुट अप्रोच बेस्ड है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको उस हिसाब से उसमें टेक करना पड़ेगा। Fluid intelligence of RB Cattle is equivalent to environmental factor। जो fluid intelligence है जो RB Cattle में गई थी is equivalent, the जो fluid intelligence of RB Cattle is equivalent to the environmental factors। वो किससे equivalent होती है? वो हमारे environmental factors से हमारे किससे environmental factors से equivalent है। The fluid intelligence of RB Cattle is equivalent to environmental factors। SI यूनिट ऑफ कैल्कुलेट वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट। SI वैल्यू बहुत बार पूछ ली जाती है, नॉट ओनली द कैल्कुलेट वैल्यू बट बहुत सारे कुछ और अदर चीज़ों की भी कैल्कुलेट वैल्यू आपसे SI यूनिट पूछ ली जाती है, तो इसलिए आप प्लीज़ SI जो साइंस सेक्शन वाले हैं उसमें SI आप यूनिट ज़रूर करके जाएँ। इसके SI यूनिट बहुत बार कई बार एक दो SI यूनिट पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। SI यूनिट ऑफ कैल्कुलेट वैल्यू क्या है? किलो जूल पर केजी है, दैट इज SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। और मैंने कैलोरीफिक वैल्यू आपको समझा दिया था कि जब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल्स को बर्न होने के लिए जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये हीट जो निकलती है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, वो है किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी इज SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप जो पेडागॉजी वाले बच्चे होते हैं उसमें से आपको जो और इस तरीके से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं एग्जाम्स में कि टीचर का बिहेवियर कैसा होगा अगर चाइल्ड की सिचुएशंस ऐसी होगी या क्लासरूम की सिचुएशन ऐसी होगी, तो इस टाइप की क्वेश्चंस भी आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप थ्योरी ज़रूर करके जाएं, थ्योरी के ऊपर बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जितने भी हमारे जो पाइजेट के जो इम्पोर्टेंट कोरी डेवलपमेंट के उनके ऊपर एक के ऊपर किसी के ऊपर पूछ लेता है कि कौन से एज तक का होता है, ये प्री ऑपरेशन स्टेज, ऑपरेशन स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज किसके कौन सी एज के अंदर लाइक करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, एंड दे आर वेरी सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेड एग्जाम्स। थैंक यू।